कठिन था यूपीएससी का, जैसे एक हाइप बना हुआ है जी। कि बहुत कठिन परीक्षा है। इंडीड इट इज। पापा आर्मी में थे तो मुझे भी आर्मी का थोड़ा बहुत क्रेज था। बिल्कुल। और तो उनसे कुछ कुछ हैबिट्स आई हैं अंदर, जैसे कि एक रूटीन फॉलो करना, डिसिप्लिन जो था मेरे अंदर, आई थिंक वो इनबिल्ट उन्हीं की वजह से हुआ है। दिस इज वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि क्या होता है कि जो जीडीपी होती है वो पूरे देश में कितना ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है उसका मॉनिटरिंग है। नमस्कार, स्वागत है प्राइम टीवी उत्तराखंड पे और मैं हूं आपके साथ संजय प्रसाद। आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास में बैठे हैं जो उत्तराखंड ही नहीं देश के लिए सम्मान का विषय बनी हुई है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मीनाक्षी आर्या, जो अभी यूपीएससी में 444वीं रैंक प्राप्त करके उत्तराखंड के गौरव बनी है। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं यूपीएससी के लिए। थैंक यू सो मच सर। मैम, अगर यूपीएससी की बात करें तो पहले सफर की बात करते हैं। कितना कठिन सफर रहा? देखिए, सफ़र तो कठिन था यूपीएससी का, जैसे एक हाइप बना हुआ है जी। कि बहुत कठिन परीक्षा है। इंडीड इट इज़। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर वो उस तरह का इंटरेस्ट है और वो पैशन है कि मुझे एग्ज़ाम क्रैक करनी है, तो फिर वो सफ़र बहुत स्मूथली तो नहीं, अप एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन लॉन्ग जर्नी सस्टेन करने में हेल्प कर जाता है। बिल्कुल। इतना मेहनत, इतनी मशक्कत के बाद आज यूपीएससी क्लियर हुआ है, तो एक फील जो होता है, खुशी जो होती है, वो किस तरीके से बयां करेंगी? खुशी तो अभी बहुत ज़्यादा है, मुझसे ज़्यादा शायद मेरे घर वालों को है। तो वो, जैसे अभी हम लोगों को, पहले हम यहाँ रहते थे, कोई नहीं जानता था, और अचानक से दूर दूर से लोग आ रहे हैं, सब हम लोगों के साथ हमारा एक रिश्ता बन रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, और जो लास्ट में मेहनत रंग लाई है, तो इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता था। बिल्कुल। अच्छा, बात करते हैं शुरुआत से। तो जहां तक हमें पता है कि आपकी प्राइमरी एजुकेशन जो है वो जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई है, सुयालवाड़ी से। जी सर। तो कैसा शुरुआत रही, कैसे प्राइमरी एजुकेशन से किस तरीके से दिमाग में आया कि यूपीएससी की तरफ जाना है? जब मैं नवोदय विद्यालय में थी तो उस टाइम पे तो ऐसा कोई भी थॉट नहीं था, उस टाइम पे कोई करियर गोल ही नहीं था। आई जी। थिंक ये एक बहुत बड़ा सेटबैक रहा मेरे लिए कि मुझे यूपीएससी में टाइम लग गया। उसके बाद भी जब कॉलेज आए, जो मैंने एनआईटी श्रीनगर से किया, वहां तक भी कोई गोल नहीं था। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने जॉब करी उसके बाद तब भी नहीं था। जॉब छोड़ने के बाद घर वालों ने बोला एक बार कि यूपीएससी की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो जब मैं जॉब छोड़कर दिल्ली आई तो वहाँ पे देखा, यूपीएससी के बारे में पढ़ा, ऑप्शंस एक्सप्लोर किए, तो उस टाइम पे लगा कि हाँ, कि देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम यूथ सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं अभी एक नए नए एकेडमिक्स बैकग्राउंड से आ रखे हैं। करेक्ट। तो उसमें वो चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, और मेरे अंदर ये लोगों को लेके सिंपैथाइज करना बहुत ज़्यादा था पहले से ही। तो मैंने सोचा कि तब यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं। तो अच्छा, ये काफी एक टाइम आपको जो समाज में हो रही घटनाओं को जो आपने देखा, लोगों के साथ हो रही चीजें या लोगों की जरूरतों के बारे में सोच के आप यूपीएससी की तरफ गई। जी। लेकिन चीजें कुछ ऐसी होती हैं, चाहे वो यूपीएससी पहले के देख लिया जाए, तो उनका एक गोल सेट हुआ करता था कि हमने यूपीएससी ही करना है। तो ऐसा कुछ आज के माहौल में आप देखती हैं कि लोग, जो आज के आने वाली पीढ़ी है या फिर आपकी जनरेशन है, आपके साथ के लोग हैं, तो ऐसा कुछ है कि केवल और केवल यूपीएससी के लिए माइंडसेट बना के बैठे हैं लोग? बहुत सारे लोग हैं जो यूपीएससी के लिए ही माइंडसेट बना के बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी का नेचर ही कुछ ऐसा है कि यूपीएससी का हाइप बहुत ज्यादा क्रिएटेड है अभी इस टाइम पे। तो सोसाइटी में जो आईएएस बन जाता है उसका ओहदा बहुत ज्यादा ऊपर हो जाता है एकदम से। अभी भी मुझे कुछ मैसेजेस आए थे, तो बच्चे अभी 9th क्लास में है, 12th क्लास में है, जो बोल रहे हैं दीदी हमको यूपीएससी की तैयारी करनी है। तो मुझे लगता है कि इस टाइम से ही करियर गोल सेट करना एक अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हम पढ़ाई का माहौल, जो 11th-12th की पढ़ाई है और जो उस टाइम की जो मस्ती होती है, वो इग्नोर करने लग जाए तो फिर वो एक बहुत गलत बात है। करेक्ट। तो अच्छा, कितना सही मानती हैं कि बच्चों को अगर जैसे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की भावनाएं, पेरेंट्स की उम्मीदें बहुत बढ़ चुकी हैं आज के समय में, तो खासकर जब आसपास के लोग यूपीएससी या पीसीएस या इस तरीके के कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करते हैं, तो पेरेंट्स की उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि मेरा बच्चा भी करे। हाँ। तो उन पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे कि पेरेंट्स किस तरीके से अपने बच्चे को डील करें, या एक्स्ट्रा बर्डन कोचिंग के थ्रू या ट्यूशन के थ्रू? आजकल बच्चों पे एक्स्ट्रा बर्डन जरूर पड़ रहा है, चाहे वो स्कूल की तरफ से हो चाहे कोचिंग की तरफ से हो। उनके लिए क्या कुछ कहना है?
जैसे मैंने पहले ही कहा कि गवर्नमेंट जॉब का हमारी सोसाइटी में बहुत ही बड़ा स्टेटस है। बिल्कुल। ऐसे में अगर किसी एक का बच्चा गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करता है, वो भी यूपीएससी जैसा, तो अब ये बहुत ऑब्वियस है कि बाकी पेरेंट्स भी अपने बच्चों को प्रेशराइज करेंगे। लेकिन मेरा ऐसे पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है या निवेदन है कि वो अपने बच्चे का इंटरेस्ट पहले देखें, क्योंकि यूपीएससी एक ऐसी परीक्षा है, या फिर किसी भी फील्ड में आप जाएं, जब तक किसी बच्चे का इंटरेस्ट ना हो, वो अगर दिल से ना करे, तो वो एग्जाम क्रैक ही नहीं हो सकती है। बिल्कुल। और ऐसे ही लोग होते हैं जिनको यूपीएससी में 6-7 अटेम्प्ट्स लग जाते हैं और फिर भी उनके क्रैक नहीं हो पाते हैं। तो ये शायद पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि अपने बच्चे को प्रेशराइज ना करें, किसी टाइप का बर्डन फील ना होने दे। इन केस दे फील कि उन्हें यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए या फिर किसी भी चीज की तैयारी करनी चाहिए, तो तभी उस तरफ भेजें, वरना इसका कोई फायदा नहीं होगा, एंड रिजल्ट यही होगा फिर। अच्छा, बात करें फैमिली बैकग्राउंड्स की, तो आपके फादर जो हैं वो एक्स आर्मी हैं और मदर शायद, अगर मैं ठीक हूं तो, हाउसवाइफ हैं। यस। तो किस तरीके से कॉम्बिनेशन बैठा, किस तरीके से पेरेंट्स की तरफ से आपको इंस्पिरेशन मिली? पापा आर्मी में थे, तो मुझे भी आर्मी का थोड़ा बहुत क्रेज था। बिल्कुल। और तो उनसे कुछ कुछ हैबिट्स आई हैं अंदर, जैसे कि एक रूटीन फॉलो करना, डिसिप्लिन जो था मेरे अंदर, आई थिंक वो इनबिल्ट उन्हीं की वजह से हुआ है। करेक्ट। और आगे मैं बात करूँ अगर अपनी मम्मी की, तो मम्मी का एज अ होम मेकर बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मुझे, क्योंकि मैंने घर बैठ के ही तैयारी करी है पूरी। तो उस टाइम पे मुझे किसी टाइप का एक्स्ट्रा बर्डन फील ना होने दे, वो मेरी क्लीनलीनेस से लेकर हो, खाने पीने की टेंशन हो, तो वो सब मम्मी हैंडल करती थी। मम्मी को किचन में कितनी प्रॉब्लम्स हुई होंगी, लेकिन वो मेरे तक कभी नहीं आई। तो जितने भी बाकी चीज़ें थी, वो एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहा कि पापा जब भी होते थे, तो अगर एग्जाम्स के लिए कहीं बाहर जाना है, किसी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट या इमोशनल सपोर्ट, तो वो सब चीज़ें पापा करते थे। और फिर मम्मी दीदी लोगों का सपोर्ट इस तरह से रहा कि इमोशनली उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे। चलिए, तो अब बात करें फ्यूचर प्लानिंग्स की। अभी आप लगभग 3 साल की ट्रेनिंग के लिए जाएंगी, उसके बाद अगर इन केस आपको उत्तराखंड कैडर मिलता है, तो क्या कुछ उत्तराखंड के लिए, क्योंकि यूपीएससी या आईएएस एक ऐसी चीज है जो हमारे राज्य का ही नहीं, हमारे देश का भविष्य तय करते हैं। yes. तो किस तरीके से देखती हैं उत्तराखंड के लिए? ये मुझे लगता है कि मुझे उत्तराखंड मिले तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्व का विषय होगा मेरे लिए। लेकिन साथ ही साथ मुझे किसी भी देश के किसी भी कोने में अगर सर्व करने का मौका मिलता है, तो आई थिंक मेरी पहली प्रायोरिटी विल बी एजुकेशन फील्ड। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ दिन पहले ही अपने पैतृक गांव गई थी, तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि प्राइमरी स्कूल था, सॉरी वो 10th क्लास तक था, हाई स्कूल था, और वहाँ पे अटेंडेंस मात्र 15-20 थी टोटल क्लासेस मिला के। तो मुझे लगता है कि गांव में कहीं ना कहीं ये पलायन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से स्कूल में जितने बच्चे बचे हैं गांव में, वो भी अटेंडेंस उनकी पूरी नहीं होती है। तो वहाँ जाके भी मैंने एक जागरूकता फैलाई कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें, बी इट अ गर्ल और अ बॉय। तो एजुकेशन वुड बी माई फर्स्ट प्रायोरिटी। और एजुकेशन के साथ साथ मुझे लगता है कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैं भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रही थी अपने टाइम पे, तो उन पे भी मैं स्पोर्ट्स, डांसिंग, किसी भी फील्ड में उस तरह के लोगों का रुझान बढ़ाना चाहूँगी। एंड सेकेंड विल बी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि मुझे लगता है कि उत्तराखंड में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी काफ़ी ज़्यादा कन्फाइंड है कुछ ही एरियाज़ में, जैसे कि आर्मी में यहाँ पे बहुत सारा है, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर आ जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आजकल बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए। बहुत ही इनफॉर्मल वेज भी हो सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब पे ही अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट करना, अगर किसी के पास कोई भी सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है। तो आई थिंक मैं इन दो तरफ की अच्छा, ये तो पार्ट हो गया हमारे उत्तराखंड का, लेकिन गवर्नमेंट का पार्ट अगर हम देखें, आपने एजुकेशन की बात कही, तो गवर्नमेंट एजुकेशन को लेके कहीं सीरियस दिखती नहीं है। गवर्नमेंट का ओवरऑल जो बजट होता है, उसमें एजुकेशन के लिए केवल और केवल 30% से भी कम का बजट एजुकेशन के लिए रखा जाता है, जो भी पूरी तरीके से खर्च एजुकेशन पर नहीं होता है। तो गवर्नमेंट के एज ए गवर्नमेंट के पार्ट से किस तरीके से देखती हैं इसको, कि गवर्नमेंट ने एजुकेशन के बजट को बढ़ाना चाहिए, या फिर उसको जो बजट है उसी को ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए, उसको ढंग से इन्वेस्ट किया जाए? देखिए, देयर आर टू फेजेस ऑफ दिस। वन की बजट गवर्नमेंट की साइड से क्या आता है, तो मुझे लगता है कि इंडिया में अभी भी यस इंडीड की बजट की कमी अभी है, क्योंकि अगर आप डेवलप्ड नेशंस की तरफ बात करें, तो उन लोगों का जो परसेंटेज रहता है वो ऑलमोस्ट 6% ऑफ द टोटल बजट एजुकेशन की तरफ जाता है। हमारे यहाँ पे ये आई थिंक अभी ऑलमोस्ट 3-4% है। 3%। तो ये बजट आई थिंक गवर्नमेंट को बढ़ाना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ ही जो सेकंड चीज है वो है मेरे ख्याल से इम्प्लीमेंटेशन की।
बहुत सारी स्कीम्स आती है जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अभी ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 वाली। तो इन सब में बहुत अच्छे अच्छे रूल्स हैं, बहुत अच्छे इनके कह सकते हैं इनमें जो भी बातें लाई गई है वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनके इम्प्लीमेंटेशन में कमी हो जाती है, विच इज अ वर्क ऑफ पीपल लाइक अस, जो हम ब्यूरोक्रेट्स आएंगे तो ये हम लोगों पे है। तो मुझे लगता है कि हम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि इम्प्लीमेंटेशन इनका बहुत अच्छी तरीके से हो। गवर्नमेंट को साथ ही साथ जागरूकता फैलाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम किसी भी घर में जाके किसी को बोल नहीं सकते कि अपने बच्चों को जाके भेजो। हमें उनकी कंडीशन पहले समझनी होगी कि वाई दे आर नॉट सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल्स। तो वो रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक जब मैं अगर इस फील्ड में आती हूँ तो दैट विल बी माई फर्स्ट प्रायोरिटी कि लोगों से जानूं कि वो अपने बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेज सकते। अगर लड़कियां हैं तो फिर क्या रीज़न है, अगर बॉयज़ हैं तो क्या रीज़न है, किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन बेटर किया जा सकता है। तो दैट विल बी माई प्रायोरिटी। अच्छा, एजुकेशन जो है वो बहुत बड़ा फील्ड है, और खासकर उत्तराखंड के अगर हम एजुकेशन की बात करें, प्राइमरी एजुकेशन या गवर्नमेंट एजुकेशन, प्राइवेट स्कूल्स यहाँ स्कूल हो कॉलेज हो वो काफी फल फूल रहे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं, और जो हमारे लिए एक शर्म का विषय भी है, कि उत्तराखंड के मैक्सिमम जो पहाड़ी स्कूल हैं या गवर्नमेंट स्कूल हैं वो बंद किए जा रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत सारी बातें जरूर कर रही है, तो इसको कैसे देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स बनाए जाएं या फिर खोले जाएं या फिर उनमें स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाई जाए, इसके लिए एक पर्टिकुलर पॉलिसी बनाना क्या जरूरी नहीं है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जो एजुकेशन का स्टेटस है वो प्राइवेट स्कूल्स में काफ़ी ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे हम फीस ज़्यादा भरते हैं और वहाँ पे अटेंडेंस भी काफ़ी ज़्यादा मैंडेटरी हो जाती है टीचर्स के लिए। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ देखें तो बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं कि वहाँ पे बच्चों तो छोड़े, स्कूल टीचर्स की ही अटेंडेंस बहुत ज़्यादा पुअर है। तो वहाँ पे अभी गवर्नमेंट जैसे बायोमेट्रिक सिस्टम लाई है तो ये सब चीज़ें हो रही है, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है उत्तराखंड के विलेजेस में स्पेशली पलायन इतना ज़्यादा है कि गाँव में स्ट्रेंथ बची नहीं है स्कूल लाने के लिए। पर ऐसे में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को बंद करने से बेटर है कि वहाँ पे लोगों को और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे गाँव में ही, ताकि एक तरह से जो आउट माइग्रेशन है वो रुक सके। अगर वो रुक सकेगा तो वहाँ पे हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़ ज़्यादा आएंगी, ज़्यादा बच्चे वहाँ पे रुकेंगे और वहाँ पर ही हम लोग एक एजुकेशन का अच्छा माहौल बना सकते हैं। जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट में है आज, वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोगों को कुछ लोगों की ज़रूरत है जो वहाँ पे आके एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे आसपास के लोगों की। और आई थिंक मुझे लगता है कि अवेयरनेस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि एजुकेशन कैसे हेल्प कर सकता है, और हम जैसे लोगों की जो, या फिर कोई भी बच्चों की एक रोल मॉडल प्रोवाइड करना होगा उन्हीं के बीच में से किसी एक बच्चे को जो बहुत अच्छा परफॉर्म करे, ताकि उससे बाकी बच्चे भी सीखें। तो ऐसे करके हम स्ट्रेंथ्स को बढ़ा सकते हैं किसी भी जगह की हो। अच्छा, ये तो पब्लिक की बात हुई। एक अगर एक आईएएस के जीवन की अगर बात की जाए, जिस तरीके से एक आईएएस अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित करता है, चाहे वो ऑन रोल हो या ऑफ रोल हो, हर तरीके से, क्योंकि आप लोग जिस तरीके से अभी ट्रेनिंग सेशन से बाहर निकल के जब देश सेवा में आगे आएंगे तो उसके बाद सीधे सीधे आप लोगों के जो फैसले हैं वो हम लोगों पे, जनता पे असर करते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स तय करते हैं कि हम लोग जिए कैसे, आम आदमी कैसे जिएगा। तो उन फैसलों को लेने के लिए किस तरीके का निर्णय होना चाहिए, या पब्लिक के साथ कैसी सिंपैथी होनी चाहिए, या पब्लिक को देखने का नजरिया क्या होना चाहिए? देखिए, जैसे आपने बोला कि ब्यूरोक्रेट्स डिसाइड करते हैं कि हम लोग जिए कैसे, बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोगों की लिविंग और ज्यादा सिंपल कैसे बना सके। इस पे हम लोग का कोई कंट्रोल नहीं होगा कि लोग कैसे जिए। तो मुझे लगता है कि पब्लिक डीलिंग एक ऐसी चीज है जहाँ पे मैक्सिमम पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तभी जाके एक आउटपुट बहुत अच्छा आएगा। तो लोगों के साथ मुझे लगता है कि रेदर देन अडॉप्टिंग अ वेरी स्ट्रिक्ट एटीट्यूड, हम लोग को क्या करना है कि उन लोगों का प्रॉब्लम समझना है। क्योंकि अगर हम लेट्स से हम किसी भी गांव में जाके अगर कोई एक ड्रंक अल्कोहलिस्ट की बात कर रहे हैं, या फिर किसी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं उनकी बात करें, तो हम सिंपली उनके घर जाके ये नहीं कह सकते कि दिस इज पर्टिकुलर, ये एक सेक्शन है आईपीसी के अंदर, इसको हम अप्लाई कर देंगे। ये आई थिंक लॉजिक नहीं होना चाहिए, बट द रैदर इट शुड बी लाइक कि हमें उनका प्रॉब्लम समझना है
कि ये सब चीजें क्यों हो रही है। अगर एक ही विलेज में बहुत सारे इंसिडेंसेस ऐसे हैं तो जरूर उनका कोई एक बैकग्राउंड है, जो एक रीजन है जो सब पे अप्लाई हो रहा है, तो वो रीजन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई थिंक यही एक ब्यूरोक्रेट्स को समझना चाहिए कि पब्लिक डीलिंग में ज्यादा से ज्यादा जो हो सके लोगों का प्रॉब्लम समझें और उस हिसाब से उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज, अगर हिंदुस्तान की जीडीपी की अगर हम बात करें, इकोनॉमी की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट के जो आंकड़े आए हैं वो बता रहे हैं कि लगभग हमारी जो जीडीपी है 7.01% के आसपास टच कर रही है। वहीं अगर दूसरी तरफ हम देखें तो गवर्नमेंट के ही अपने आंकड़े हैं कि पर कैपिटा इनकम जो है वो काफी नीचे आई है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि पर कैपिटा इनकम किसी देश की डाउन आ रही है और उसकी जीडीपी ऊपर जा रही है? तो ये क्या भ्रामक जानकारी है या फिर इसमें कुछ सत्यता लगती है? इस तरीके से क्या हो सकता है? दिस इज वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि क्या होता है कि जो जीडीपी होती है वो पूरे देश में कितना ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है उसका मॉनिटरी वैल्यू है। तो हम हो सकता है कि आप ही मिलके 1 करोड़ का कुछ वैल्यू प्रोड्यूस कर दे और मेरे साइड से 0 रहे, तो ओवरऑल हम लोग का 1 करोड़ रहेगा, लेकिन पर कैपिटा इनकम हम लोग का लेस हो जाएगा। तो हमारे देश की अभी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वी हैव बिकम वन ऑफ द, नॉट वन ऑफ द, बट द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। करेक्ट। तो इस केस में हमारी पर कैपिटा इनकम कम होना वो बहुत ज्यादा ऑब्वियस है, क्योंकि जो पर कैपिटा इनकम होगी वो हर एक हेड पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और जो ये जीडीपी रहेगा वो सम रहेगा। तो ये हमारा दिखाता है कि हमारे देश में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। इनइक्वालिटी से मतलब ये है कि एक है गरीब जो है वो बहुत ज्यादा नहीं उगा पा रहा है, लेकिन एक अमीर है जो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी जीडीपी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो इस वजह से ये पॉसिबल हो सकता है। अच्छा, लास्ट की तरफ बढ़ते हैं। करप्शन को लेके क्या कुछ है? देखिए, मुझे लगता है कि करप्शन तो हर फील्ड में है, से इट प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर, लेकिन आई थिंक जो भी ऑफिशियल्स हैं उन लोग को खुद से ऑनेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग भी क्या करते हैं कि हम एज अ सिटीजन हम हमेशा ब्लेम करते हैं दूसरों को या फिर गवर्नमेंट को कि ये गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा करप्टेड है या फिर ये, लेकिन हम अपने लेवल पे जब हम गवर्नमेंट में एंटर करते हैं हम कितने ज़्यादा ऑनेस्ट या किस तरीके से उस इंटीग्रिटी को अपने अंदर ला रहे हैं वो मैटर करता है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो भी यूथ आजकल के किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर को या प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन कर रहे हैं, तो आई थिंक उन लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी होनी चाहिए कि वो वहाँ जाके भले ही माहौल कैसा भी हो वो वहाँ पे विथस्टैंड कर सके। ऑल द प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, बट आई थिंक वो अपना फिर इनर रहेगा कि हमें कितना ज़्यादा ऑनेस्ट रह सकते हैं। बिल्कुल। नहीं, जिस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हमारे संविधान में स्पष्ट तौर पर आईपीसी में भी लिखा हुआ है कि जिसके ऊपर पॉस्को लगाई जाती है उसे तुरंत से तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है। चाहे वो एक आम नागरिक हो चाहे देश का बड़ा नेता हो। तो आज जिस तरीके से ब्रजभूषण सिंह को इतने दिन हो गए उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुए, पॉस्को की धारा लगे हुए, और आज भी वो नए संसद भवन के उद्घाटन में बैठते हैं और उसके बाद यूपी में एक सभा का वो आयोजन करने की बात कहते हैं, हालांकि बाद में उसको खत्म कर दिया जाता है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या सरकार इतनी अपने एक केवल सांसद को बचाने के लिए अगर इस तरीके से कदम उठाएगी तो ये क्या मैसेज जाएगा आम लोगों के बीच में, क्या मैसेज जाएगा इंटरनेशनल कम्युनिटी में? ये एक नेगेटिव मैसेज तो जरूर सेंड करता है कि अगर किसी पे एलिगेशंस लगे हैं और वो लेट्स से कन्विक्ट हो जाता है, फिर भी अगर हम उसको जेल में नहीं कर पा रहे हैं, वो भी इतने ज्यादा हीनियस क्राइम्स जैसे कि पॉक्सो जो आते हैं वो बच्चों के साथ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव इमेज दिखाता है इंडिया की इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में भी और नेशनल लेवल पे भी। तो ऐसे में ज्यादा जरूरी है कि इन्वेस्टिगेशन बहुत प्रॉपर हो, और जब अगर प्रोविजंस हैं, वही मैंने बात करी थी आपसे कि हमारे देश में इम्प्लीमेंटेशन की बहुत ज्यादा कमी है। करेक्ट। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन उसमें इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा वीक है। तो इस केस में तो मैं यही कहूंगी कि गवर्नमेंट को और ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। हालांकि जो ब्रिजभूषण वाला जो पर्टिकुलर जो केस रहा होगा उस पर अभी आगे बात चलेगी, आई होप, तो वो तो तब देखेंगे, बट ऐसे पॉक्सो जैसे मैटर्स में या फिर किसी भी मैटर्स में विच आर रिलेटेड टू सेक्सुअल हैरासमेंट और अब्यूज, किसी भी तरीके का डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे केसेस फिर बढ़ते रहते हैं। बिल्कुल। फिर निर्भया और इस तरीके के केस हमारे सामने बहुत ज्यादा संख्या में आते हैं। लेकिन अब बात करें
उत्तराखंड के लिए या यहाँ के यूथ के लिए क्या माइंडसेट बना के रखना है यूथ ने, उत्तराखंड के यूथ ने, कि क्योंकि उत्तराखंड का जो यूथ है, खासकर मैं पहाड़ों की अगर बात करूं, पहाड़ों में एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं है जैसा कि आपने बताया, और उसके बाद यूथ को क्या ऐसा करना चाहिए कि एक उत्तराखंड से या पहाड़ से या गांव से दूर दराज क्षेत्रों से पढ़े हुए एक स्टूडेंट को सामान्य तौर पर जो अच्छी एजुकेशन में, जो अच्छे माहौल में या शहर में पढ़ा हुआ स्टूडेंट है, उसके कॉम्पिटेटिव, उसके बराबर में बैठ के वो एग्जाम दे सके या उसको कंप्लीट कर सके, ऐसा क्या कुछ होना चाहिए उत्तराखंड के युवा के लिए, खासकर क्या कुछ ऐसा करे? जैसे कि उत्तराखंड में बहुत रिमोट विलेजेस हैं जी। अब ऐसे में क्या है कि देखिए कंपटीशन तो कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी सिचुएशन कुछ और रहेगी और हो सकता है जो दूर विलेज में या फिर जो दिल्ली में बैठ के प्रिपेयर कर रहा होगा वो हमसे बहुत ज्यादा एडवांस होंगे। तो ऐसे में लैग करना बहुत ज्यादा ऑब्वियस है, लेकिन फिर उसमें दिखाता है कि आपके अंदर कितना ज्यादा डिटर्मिनेशन है। आई थिंक गवर्नमेंट अभी स्कीम्स लाई हैं जो रिमोट विलेजेस में भी अभी देखा जाए तो इंटरनेट का पेनिट्रेशन काफी ज्यादा हो गया है। तो ऐसे में अपनी डिटर्मिनेशन है, गांव वाले या फिर दूर में जितने भी युवा बैठे हैं, मैं मेरा इंटरेक्शन भी हुआ था उनसे, वहां पे भी ये जागरूकता है आजकल, क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से या फिर और बाकी इंटरनेट के माध्यम से कि यूपीएससी की तैयारी और सब कैसे पॉसिबल है घर बैठे। तो यूट्यूब में ये सारी चीजें काफी मिल जाती है। और आजकल जैसे मेरी बात करें तो मैं सेल्फ स्टडी रहा है मेरा, तो मैंने भी बहुत ज्यादा इंटरनेट की हेल्प ली है। तो मुझे लगता है कि यूट्यूब में इतना ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है या फिर टेलीग्राम चैनल्स में इतना फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है सब कुछ, कि कहीं पे भी बैठा हुआ इंसान उन रिसोर्सेज को, उनके लिए वो अवेलेबल है और उनको यूटिलाइज कर सकता है। तो ऐसे में मैं ये तो नहीं कह सकती कि कंपटीशन इक्वल हो जाएगा, क्योंकि फैमिली कंडीशंस कुछ रहेंगे, हो सकता है ना खेतों में काम करना पड़ रहा हो और हम यहाँ पे घर बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा हो, ये इक्वल तो नहीं हो पाएगा। लेकिन ये हो सकता है कि उनको ज्यादा टाइम लग जाए, लेकिन मैं इस बात की फिर गारंटी दे सकती हूँ कि अगर इतना डिटर्मिनेशन है, पैशन है कि ऐसे पढ़ाई की जा रही है, तो सक्सेस विल डेफिनेटली फॉलो यू। अच्छा, आखिरी सवाल, कोचिंग्स की अगर हम बात करें, यूपीएससी की कोचिंग के नाम पर भी बहुत सारी कोचिंग्स देश में खुल गई हैं और बड़ी बड़ी कोचिंग खुली जो बहुत अच्छे स्तर पे फीस भी लेती हैं और बहुत सारी चीजें भी, एक्टिविटीज भी हैं। तो कोचिंग से और सेल्फ स्टडी में, क्योंकि आपने यूपीएससी सेल्फ स्टडी से ही क्रैक किया है, तो कोचिंग और सेल्फ स्टडी में कितना अंतर देखती हैं, किस तरीके से तैयारी की जाए? मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक हम कोचिंग्स की बात करें, उसका एक बहुत ही लिमिटेड रोल होता है। अगर स्टार्टिंग में कोई एक बच्चा है, उसको यूपीएससी के बारे में कोई जानकारी नहीं है और वो कोचिंग जाता है, तो आई थिंक वो गाइडेंस एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रीमलाइंड होती है। मेरे केस में क्या था, मेरे पास कोई भी कोचिंग नहीं थी, तो मैं बहुत ज्यादा भटकी इधर उधर। मैं मेंस लिख रही थी, आई रिमेम्बर, जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, और उस टाइम पे मुझे ये तक नहीं पता था कि सिलेबस से पढ़ना होता है। तो जब मेंस लिख दिया था, उसके बाद मैंने फिर तैयारी और अच्छे से स्टार्ट करी, फिर जाके मैंने सिलेबस का एक एक टॉपिक उठा के उस पर तैयारी शुरू की है। तो मुझे लगता है कि कोचिंग वहां पे हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन उसके बिना भी मुझे लगता है कि आजकल यूट्यूब में इतनी ज्यादा स्ट्रेटेजीज अवेलेबल हैं टॉपर्स की, कि वो सभी बता देते हैं आपको कि स्टार्ट कैसे करना है। उसके आगे तो फिर हर स्टूडेंट का, वो कोचिंग जाके हो या सेल्फ स्टडी करने वाला हो, वो एक ही लेवल पे आ जाता है। और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि कोचिंग वाला सिर्फ कोचिंग के भरोसे बैठ सकता है। लास्ट में घर आके जो वो रिवाइज करता है और जो सेल्फ स्टडी है वो उसका ही अपना है। तो मैं तो सेल्फ स्टडी को बहुत ज्यादा प्रेफर करती हूँ rather than कोचिंग्स। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, जो हमारे युवा हैं या जो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए जरूर एक माइलस्टोन सेट करेंगी और उनके लिए कुछ अच्छा रास्ता निकाल के जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी मीनाक्षी आर्या, जिन्होंने यूपीएससी में 444वीं रैंक हासिल करके उत्तराखंड का नाम रोशन किया, और आने वाले दिनों में आप इन्हीं को एक आईएएस अधिकारी के रूप में हमारे साथ देखेंगे। देश के किसी भी कोने में रहें, लेकिन एक उत्तराखंड का गौरव के नाम से जरूर मीनाक्षी जानी जाएंगी। प्राइम टीवी उत्तराखंड के लिए मैं संजय प्रसाद, हल्द्वानी।